मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायो एनर्जेटिक्स से डिस्कस करेंगे, पीएमसी का सिलेबस करेंगे। तब भी जैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करेंगे और इसी तरह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो एक यहाँ पे तो अलग से हेडिंग दी गई है, बट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस है या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपली जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है उसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके जो पढ़ने के लिए आसान तरीका उसमें ये होता है कि लाइक उसकी जो सीरीज है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन या जिसे ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं, लिंक रिएक्शन के बाद क्रैब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, और देन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन 4 स्टेज के जरिए जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन को पढ़ा जाता है, यहाँ भी आप देखेंगे कि अलग अलग जैसे हेडिंग्स दी गई है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर कवर हो जाएंगी। उसके बाद जैसे लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस आर रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट मींस लाइट रिएक्शन, जिसे सिंपली फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कहेंगे, और इसी तरह से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ये किससे रिलेटेड है? ये दोनों फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, तो हम फोटोसिंथेसिस को अलग से हेडिंग में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एटीपी बनने का अमल होता है, ये एटीपी प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है, एटीपी बनने का अमल है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। एटीपी जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान भी एटीपी बनते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जिसे कहते हैं, और एज वेल एज जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके दौरान भी एटीपी बनते हैं। बिकॉज लाइट रिएक्शन के दौरान जो एटीपी बनेंगे वो डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं। तो एटीपी बनने का जो अमल है उससे जैसे बाय द वे 2 प्रोसेस है, एक है जिससे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, और दूसरा जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन दूसरा प्रोसेस होता है, उससे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। और ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी डिस्कस करेंगे, और साइक्लिक नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, तो इस हवाले से जो ये भी फोटोसिंथेसिस की हेडिंग में आएंगे, लाइट रिएक्शन में आएंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे। यकीनन ये जो हेडिंग है फोटोसिंथेसिस की है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान भी जैसे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और अगेन जैसे रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो यानी ये सिंपली हम ये कहेंगे कि सब जो है फोटोसिंथेसिस की हेडिंग में आते हैं। लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, वाटर का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, हम यकीनन फोटोसिंथेसिस में ही सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो सिंपली जैसे टॉपिक तो है ही 2 है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बट बीएमसी के सिलेबस के हवाले से इनको अलग अलग जैसे दिखाया गया है, बट टॉपिक मेन कहें या बेसिक है जो 2 ही हैं जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में बायो एनर्जेटिक्स एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है, तो ये सारी हेडिंग्स जो है पीएमसी की सिलेबस में मौजूद है, हम इनको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हवाले से यकीनन हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैक्टर्स, कौन से फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, लाइट का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फेजेस आर रिएक्शन, यकीनन फोटोसिंथेसिस में मौजूद है, डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएट अमंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फास्फोरिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यानी सिंपल वर्ड्स में ये हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे, एक फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना को और दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर में एसटीबी टॉपिक के अंदर, एसटीबी बुक के अंदर चैप्टर 11 के अंदर भी मौजूद है, वहां से भी आपने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, एज वेल एज यहाँ पे भी हम इसको कोशिश करेंगे सीखने की। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के हवाले से आएंगे। फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोसेस है उस पे हम आते हैं।
जैसे यू नो वेरी वेल कि फोटोसिंथेसिस, फोटो रेफर्स टू लाइट, सिंथेसिस लफ्ज की मीनिंग है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन। यानी ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसके रिजल्ट में, अल्टीमेट रिजल्ट में, जैसे अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस अमल को हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस, और ये इसके लिए कुछ रिएक्टेंट की जरूरत होती है, तब जाके जैसे केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट्स कौन से हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स में जैसे हम देखेंगे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, वाटर भी बनता है। तो जैसे कौन सा मॉलिक्यूल उसमें से क्या बनेगा, ये हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कार्बन की जैसे रिडक्शन होती है ग्लूकोज के अंदर, और वाटर की ऑक्सीडेशन होगी जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन बनेगा। तो यानी ये फोटोसिंथेसिस हो या सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो, दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर भी होती है, और फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं। बहरहाल आगे ये चीजें आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में देखेंगे। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी। Photosynthesis takes place in green plants and produces the energy required by plants to carry out their life process. Raw material required for photosynthesis are sunlight, water, and carbon dioxide. And photosynthesis helps plant in manufacture of food. Food manufacture glucose के फॉर्म में स्टार्टर मटेरियल है। सबसे पहले जो ग्लूकोज ही बनता है, उसके बाद अदर मॉलिक्यूल्स में भी बने, बट सबसे पहले एज दे आर ऑटोट्रॉफ एंड प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं पूरे इकोसिस्टम के अंदर, जो है सब ऑर्गेनिज्म, दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस और मैकेनिज्म, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, उसके जरिए होता है। और क्लोरोफिल, जैसे आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है एक ऐसी पिगमेंट है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी को कैप्चर करना क्लोरोफिल का काम होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैप्चर करके देन जो है लाइट एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसे हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। लाइट एनर्जी का रोल ये होता है कि जैसे यहाँ से क्लोरोफिल से स्पेशल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन मौजूद है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता जाएगा, और इसी तरह से फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर चले जाएंगे, और यकीनन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के प्रोसेस में आगे इनका रोल होगा। तो ये सारी चीजें, यानी लाइट रिएक्शन का मेन मकसद होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले आना, ये सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी का काम। जैसे अगर हम देखें एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे सनलाइट भी मौजूद है, वाटर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, बट जैसे बीइंग हेट्रोट्रॉफ जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड। व्हाई? बिकॉज उनके यहाँ ऐसी क्लोरोफिल जैसी पिगमेंट नहीं है जो लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी को कैप्चर करे, ऐसी पिगमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये प्लांट्स के अंदर ऐसी क्लोरोफिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, डिस्कस करेंगे। और द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? मीजोफिल सेल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के हवाले से आपने यकीनन पढ़ा होगा, मीजोफिल सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स आर कॉल्ड एज मीजोफिल सेल्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स आर कॉल्ड एज मीजोफिल सेल्स। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ऑफ द लीव्स containing chloroplast, and they have the disc-shaped structure thylakoid containing chlorophyll. इनकी भी हम डायग्राम बना के डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनिशियल ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, कौन से रिएक्टेंट्स हैं। डिटेल आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी, हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन की इलस्ट्रेशन है।
रिडॉक्स रिएक्शन की मीनिंग होती है जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी मौजूद है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जैसे आपको पता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो जैसे लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और इसके रिजल्ट में ये अपना फूड मैन्युफैक्चर करेंगे ग्लूकोज फॉर्म में और ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज करेंगे। वाटर भी चाहिए इनको। वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल से या जमीन से वाटर मिलेगा और देन जो है यकीनन जैसे इसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर इस वक्त हम कहते हैं कि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन मौजूद है। 21% ऑक्सीजन मौजूद है, उसमें एक प्रोपोर्शन, बड़ा प्रोपोर्शन इन ग्रीन प्लांट्स का है। इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ही जैसे हम जो हमारे लिए ऑक्सीजन ये यहाँ पे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हम उसकी वजह से ब्रीदिंग करें, हम अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करें। इनके अलावा एक और भी जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो उसको जूम चैट के अंदर आप टाइप करें कौन से ऑर्गेनिज्म में जो मीन्स ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। जूम चैट के अंदर थोड़ी टाइप करें निशांत साहब, जूम चैट के अंदर जो टाइप करें कौन सा नेम बता रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म का नेम बताएं। ग्रीन एल्गी, एग्जैक्टली ग्रीन एल्गी। और बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी और ये ग्रीन प्लांट्स, ये सब मिलके जैसे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके रिजल्ट में बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, यही एटमॉस्फेयर के अंदर 21% जो ऑक्सीजन जिसके जरिए जैसे हम जैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस दूसरे लफ्जों में हम ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन इन्हीं ऑर्गेनिज्म की मेहरबानी से जैसे हमें मिल रही है। जो साइंटिस्ट कहते हैं कि यही जो ऑक्सीजन है ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी इनके है तो ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ओवरऑल जैसे रिएक्शन है और मस्ट बी एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगा, loses electron and hydrogen ion and carbon dioxide is reduced and gains electron and hydrogen ion। और इस तरह से जो है रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए जैसे ये फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जाने से पहले हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि यानी ऐसे लाइक रिएक्शन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कहाँ होते हैं। यकीनन जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगी, उसके अंदर जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर होती है, प्लांट सेल के अंदर स्ट्रक्चर होती है जिससे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। जैसे हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट जो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब ऐसी स्ट्रक्चर भी होती है जिनके अंदर मेम्ब्रेन कोई नहीं होती है, तो इसे हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसका मतलब है हैविंग टू मेम्ब्रेन और दोनों मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है, इनका कोई खास नेम नहीं है। एक को मेम्ब्रेन को हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे और दूसरी मेम्ब्रेन होती है उससे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन और बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ मेम्ब्रेन और दोनों मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है, कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं है। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस भी है, छोटा सा एक दरमियान में एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के हवाले से। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए ये पॉइंट कि व्हाट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जैसे एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसे इंटर लफ्ज की मीनिंग ही होती है इन बिटवीन मेम्ब्रेन, यानी दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस जो होता है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं।
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन्स जो है, और ये मेम्ब्रेन्स जो है स्मूथ है, कोई भी फोल्डिंग वगैरह नहीं है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स में कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं है। उनके अलावा क्या होता है, उनके अलावा जैसे इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जैसे एक सैकार बैग लाइक जैसे स्ट्रक्चर सुनेंगे, ग्रीन कलर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं, बनना तो ग्रीन चाहिए सर, ग्रीन कलर इतना शायद नजर नहीं आ रहा है कोई। हाँ कौन? हाँ? नहीं, क्योंकि थाइलेक्वाइड है ना, ग्रीन कलर की हम जैसे बनाएंगे इतना, थाइलेक्वाइड है ग्रीन कलर, क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन शेड दे रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं। जैसे एक सिंगल जो मेम्ब्रेन होती है, इसे बैग या सैक, इसे हम कहते हैं थाइलेक्वाइड कहते हैं, सैक या बैग है, इसका नेम है थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड के अंदर ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, ग्रीन कलर जैसे हम दे रहे हैं ना, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जैसे सॉरी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह से काफी सारे स्टैक्स होते हैं, जैसे थाइलेक्वाइड के काफी सारे स्टैक होते हैं। स्टैक की मीनिंग होती है ढेर, पूरे स्टैक को हम कहेंगे ग्रेनम कहेंगे। एक थाइलेक्वाइड की सिंगल मेम्ब्रेन सॉरी सिंगल जो सैकार बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे हम कहेंगे थाइलेक्वाइड, और इसका पूरा ढेर जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम का प्लूरल होता है ग्रेना, ग्रेनम का प्लूरल होगा ग्रेना। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर एक बाकी खाली स्पेस भी है, इसके अंदर एक स्पेस भी है, और दिस स्पेस इज कॉल्ड एज, और इस स्पेस को हम कहेंगे स्ट्रोमा कहेंगे, स्पेस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ये जो खाली स्पेस है इसे हम कहेंगे स्ट्रोमा कहेंगे। तो थाइलेक्वाइड की जो सैकार बैग है, इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, और उनकी पूरी स्टेक या ढेर को हम कहेंगे कि नजर नहीं आ रहा है, ये थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड है जिसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है इसमें मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और एक सिंगल जैसे ये मेम्ब्रेन या सैक जो एक बैग मौजूद है, इसका नेम है थाइलेक्वाइड, और इसका पूरा स्टेक होता है उसे हम कहेंगे ग्रेनम कहेंगे। दिस स्टेक इज कॉल्ड एज ग्रेनम पूरे, और ग्रेनम का प्लूरल होता है ग्रेना, बिकॉज इस जैसे बहुत ही ज्यादा ऐसे स्टेक्स होते हैं। तो जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करने का काम, कैप्चर करने का काम, सनलाइट को कैप्चर करने का काम इन्हीं जो है थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ग्रेनम के अंदर ही होता है, बिकॉज ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो हम सिंपली ये कहेंगे कि लाइट रिएक्शन जो होता है, वो लाइट रिएक्शन यकीनन इसके थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर, ग्रेनम के अंदर होता है, लाइट रिएक्शन होता है। उसके बाद जैसे हम देखेंगे कि बाकी जो स्पेस है, जैसे उसे बाकी स्पेस हम इसे खाली जो स्पेस पड़ा है इसके अंदर जैसे स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल होता है, स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल होता है, स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल होता है। कैल्विन साइकिल जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल इसकी साइड या जगह वो है स्ट्रोमा है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी रिएक्टेंट्स हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी रिएक्टेंट्स हैं कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो यू नो वेरी वेल, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो उसमें एक जो है वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स है और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट्स है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, जैसे ग्लूकोज बनती है C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के तौर पे भी रिलीज होती है। तो अब वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसके रिजल्ट में जैसे ऑक्सीजन, वाटर से ऑक्सीजन बनेगी, और ये जो कैल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, कैल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट होती है, फिक्सेशन होती है, और उसके रिजल्ट में इस कैल्विन साइकिल के दौरान ही जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन जो है मेनी टाइम टेस्ट में भी आ चुके हैं, डायग्राम वाइज भी एज वेल एज, जैसे आप इसको वेरी सिंपल समझ रहे हैं कि यानी बहुत ही जैसे छोटी सी बात है, बट फोटोसिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है, रिएक्टेंट्स मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है, और इनकी जो है
लाइक साइट या जगह कौन सी है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे बेसिक इसमें जो टर्मिनोलॉजी या क्वेश्चन जो मौजूद है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इसी डायग्राम के अंदर मौजूद है। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना टाइम निकालें और ऐसी एक डायग्राम अपने बुक पे भी बना लें, ताकि आपको खुद ये समझ में आ सके कि लाइक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। क्लोरोप्लास्ट की आपको डायग्राम आनी चाहिए। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, टू मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के दरमियान स्पेस और गैप है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। सैक या बैग है जिसे हम कहते हैं थाइलेक्वाइड कहते हैं, उसकी पूरी एक ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। और बाकी जो स्पेस है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं, एक थिक फ्लूइड का स्पेस होता है जिसके अंदर कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे रिडक्शन हुई और ग्लूकोज बनता है। इसी तरह से वाटर की स्प्लिटिंग से लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर की स्प्लिटिंग होगी, उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन बनेगी। तो यहाँ पे हमें ऐड भी कर देते हैं कि ये लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ पे ये लाइट रिएक्शन का फिनोमेना यहाँ पे होता है। और ये जो है कैल्विन साइकिल आर द डार्क रिएक्शन है। कैल्विन साइकिल आर द डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल आर डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? किसी इन्हीं ग्रेना के अंदर हो रहा है, ठीक है। होपफुली आपने इस इलस्ट्रेशन को समझा होगा। मोर ओवर एक मजीद अच्छी इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, अच्छी इलस्ट्रेशन की तरफ भी आते हैं। जैसे ये अगेन वही सेम, जैसे सनलाइट को ट्रैप करने का काम, यही जैसे लाइट सोलर एनर्जी आ रही है, ट्रैप करने का काम यकीनन ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है इनके अंदर होता है। और थाइलेक्वाइड के अंदर ही लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में वाटर से ऑक्सीजन बनती है। और ये जो सिंगल सैक या बैग है उसे हम कहेंगे थाइलेक्वाइड कहेंगे, और इस पूरे थाइलेक्वाइड के ढेर को हम कहेंगे, जिसे हम कहेंगे ग्रेनम कहेंगे, और प्लूरल होता है ग्रेना होता है। इसी तरह से वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बनती है। इसी तरह से सेम आप जैसे देखें जो हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाई थी, उसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट होती है, ये कैल्विन साइकिल है। कैल्विन साइकिल या जैसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल या साइक्लिक इवेंट्स हैं, साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, उसके रिजल्ट में जैसे ग्लूकोज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये ग्लूकोज बनती है। इसी तरह से आप देखिए हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था, पीएमसी के सिलेबस के हवाले से हमने नोट किया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी पढ़नी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्हीं थाइलेक्वाइड के अंदर होती है, जिसके जरिए जैसे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी कौन सी फॉर्म में? लाइट। ये एनर्जी भी लाइट रिएक्शन के दौरान हाई एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बनते हैं, जिससे हम कहेंगे एटीपी और एनएडीपीएच कहेंगे। बोथ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं, लाइट रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं। एटीपी भी बनता है और एनएडीपीएच बनता है। और एटीपी और एनएडीपीएच ये दोनों जो है कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होंगे। जब ये यूज होंगे कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए, तो वापस जो एनएडीपी प्लस एच और एडीपी प्लस पी, ये इसी जो है लाइट रिएक्शन के दौरान वापस एटीपी बनेगी। तो यानी लाइट रिएक्शन के दौरान एनर्जी हाई एनर्जाइज जो है ये मॉलिक्यूल बनते हैं। यही मॉलिक्यूल आगे जो कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होंगे। कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट रिएक्शन के दौरान ही बनती है। तो लाइट रिएक्शन का एक बहुत ही बड़ा एक जैसे इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर, जैसे कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच। तो यकीनन जैसे इसमें कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होगी, कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए यूज होगी। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की जो पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रोमा पॉइंट है, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। बहरहाल अब हम इसकी जो हमारे बुक के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ये एनसीबी बुक के अंदर पेज नंबर 77 पे क्या लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस के हवाले से, बुक की पॉइंट्स भी जरूरी होती हैं। तो केमिकली फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस का मीनिंग है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है।
केमिकल इवेंट्स है इन विच कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे आते हैं, सिंपल सवाल आते हैं तो इसके अंदर, तो उसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज। और वाटर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर का जो रोल है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने यकीनन पढ़ा होगा, वाटर का रोल जो रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, उसके रिजल्ट में डिफाइंड एज एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज। तो वाटर से आगे क्या बनता है, वाटर से ही आगे जो है यकीनन हमने पढ़ा था, वाटर की स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, उससे ऑक्सीजन बनती है। इस अमल को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो रेफर्स टू लाइट, फोटोलाइसिस वाटर की ब्रेकिंग होगी और ऑक्सीजन भी बनती है। एक्स्ट्रा एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस। वो पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट्स हैं जिनका हम डिस्कस करते हैं। और ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में डिस्कस करते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर होता क्या है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइट रिएक्शन के। ओवरऑल रिएक्टेंट्स देखें, लाइट फोटोसिंथेसिस के, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोडक्ट्स कौन सी बनती है, प्रोडक्ट्स बनती है ग्लूकोज है, वाटर है, ऑक्सीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में, जैसे ये इस खास तौर पे इस डायग्राम को आप यकीनन याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम। क्या है कि जैसे आप देखें, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है उसके फार्मूले के अंदर, जैसे यकीनन आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री C6H12O6, C6 यानी इसकी जो कार्बन कहाँ से आते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। H12 यानी ये हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से आएंगे। O6 यानी ये O कहाँ से आएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के ही O होते हैं। तो यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर C6H12O6 ये कहाँ से आए, तो यकीनन जैसे हम नोट करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्लस में वाटर के हाइड्रोजन आए। इसी तरह से अगेन एक इम्पोर्टेंट सवाल जो ये है कि लाइक ऑक्सीजन है, उसकी जो O2 कहाँ से आया। जैसे रिएक्टेंट के अंदर भी O2 मौजूद है, और दूसरा रिएक्टेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर भी O2 मौजूद है, और इसी तरह से आप देखें वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन तो मौजूद है, बट ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन बनी, ये कहाँ से आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे बुक के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट भी शामिल है कि प्रूव किया गया कि ये ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है, ये आइदर कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या वाटर वाली ऑक्सीजन है। यकीनन जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के रिजल्ट में ऑक्सीजन बनती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग होने से ही ऑक्सीजन बनती है, तो यानी वाटर मॉलिक्यूल से ही ऑक्सीजन बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जिसकी जो लाइक एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रूव किया गया था हमारे एनटीपी बुक के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट भी शामिल है जिसमें ये प्रूव किया गया कि यानी ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, ये ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से आती है। तब भी तो जिस तरह से ये कंफर्मेशन करके एक्सपेरिमेंट करके ये इक्वेशन दी गई है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ से आता है। तो इसी तरह से बाकी 6H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे H2O यकीनन ये इसी वाटर से बनता है, और वो इसका कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। तो ये इक्वेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन समझ के, हालांकि ये पूरा जो है जैसे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन मौजूद है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज बनेगी C6H12O6 + 6H2O + लाइक यकीनन जैसे 6O2। तो ये जो इक्वेशन तो मौजूद है, बट इसके अंदर कौन सी जैसे प्रोडक्ट किस रिएक्टेंट से बनती है, ये जरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जैसे बार बार मैंने रिपीट किया है कि जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट भी है कि ग्लूकोज जो बाई प्रोडक्ट तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये हमें याद ही हो गया है, बट जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से बनती है, आइदर कार्बन डाइऑक्साइड वाली CO2 वहां से आ रही है या वाटर की स्प्लिटिंग से आ रही है। इसका एक्सपेरिमेंट है जो एनटीपी में शामिल है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यही भी सेम इस तरह की इक्वेशन है, कोई इसमें फर्क नहीं है, सेम इसी तरह की इक्वेशन है जो लाइक ये जो अच्छी इस तरह से इक्वेशन है, इसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट चलते हैं,
साहब टाइम है, टाइम फिनिश हो गया। चलो, तो उसके बाद अब नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे। अ, अभी इस क्लास वायु का क्लास का टाइम खत्म हुआ है और आप सबको जो एडवांस में हैप्पी ईद एंड